कहा कि भाई असली बात तो यह है कि संविधान किसके हाथ में जाएगा, किसके हाथ में जाएगा, वो इस संविधान का क्या करेंगे। अगर एक बहुत अच्छा संविधान वैसे लोगों के हाथ में चला जाए जो बिल्कुल संविधान विरोधी है, तो क्या करेंगे संविधान का। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि आपको नजर उस पर रखनी है कि संविधान को चलाएगा कौन, लागू कौन करेगा। और ये कितने बड़े इशारा करके गए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि संविधान किसके हाथ में चला गया, आरएसएस के हाथ में चला गया, बीजेपी के हाथ में चला गया। ये आरएसएस कौन है, उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये आरएसएस वही संगठन है जो जिस समय संविधान पारित हो रहा था उस समय बाकायदा खुलेआम लिख रहे थे कि हमें ये संविधान हम मानेंगे नहीं, क्योंकि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत का असली संविधान क्या है, मनुस्मृति को असली संविधान के रूप में देखना चाहते। और बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान को लिखा गया 1949 में पारित हुआ और 1927 में 2 बहुत बड़े काम किए। एक पानी के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, दलितों का पानी पर, सार्वजनिक संपदाओं पर पूरा अधिकार हो, और उस मनुस्मृति को उन्होंने सबके सामने जला दिया कि इस पूरे गुलामी का जो दस्तावेज है, इस गुलामी के दस्तावेज को जलाकर ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये 1927 के कह दिया, संविधान कर दिया और 20 साल आगे, लेकिन 27 को उन्होंने तय कर दिया कि भारत का संविधान कैसा नहीं होना चाहिए, ये 27 में उन्होंने कह दिया। और जब संविधान पारित होता है तब जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को ही असली संविधान मानना चाहिए, आज हम भूल नहीं सकते कि आज देश में सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में है। और आप समझ सकते हैं कि वो संविधान के साथ खिलाफ कैसी कैसी साजिश कर रहे हैं, हर रोज साजिश कर रहे हैं, हर रोज साजिश कर रहे हैं। ये जो एसआईआर है, बिहार से लेकर के पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं एसआईआर के जरिए? एसआईआर के जरिए उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को एक वोट दे दिया। गरीब से गरीब को भी एक वोट है, बड़े लोगों को भी एक वोट है, अमीर से अमीर को भी। ये बराबरी बहुत छोटी बराबरी है, वोट की, सामाजिक नहीं, आर्थिक नहीं, लेकिन कम से कम वोट के मामले में जो बराबरी है, ये बराबरी में मंजूर नहीं है। और इसीलिए गरीबों का नाम काटो, 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 गरीबों का नाम काट दो, कमजोर लोगों का नाम काट दो, दलितों का नाम काट दो, मुस्लिम का नाम काट दो। आज सुबह एक रिपोर्ट देखे, एसआईआर अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी चरण में है, और अब देख रहे हैं कि गरीबों के नाम काटने के लिए कैसी कैसी साजिश है। हम लोगों ने आरा में साजिश को पकड़ा। आरा में भाजपा के जो विधायक है अपने लेटर हेड पर लिख करके दे रहे हैं कि वहां के कुछ दलित मतदाताओं को उनको लगता है कि हम वोट नहीं करेंगे, इनको उठा करके आरा से संदेश में डाल दो, बड़ों के विधानसभा में डाल दो। अब बताइए किसी एसआईआर में ऐसा लिखा हुआ है? तो आज हमने देखा कि पूर्वी चंपारण में एक विधानसभा है ढाका, और उस ढाका विधानसभा से 80,000 मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटने के लिए भाजपा के एक से एक नेता, मंत्री, डीएलए लगे हुए हैं। सब लोगों ने लिख के दिया। मुझे नहीं मालूम यहाँ आपके पालीगंज के सिगेरी के साथ क्या हो रहा है, यहाँ कितने लोगों का नाम काटने की साजिश चल रही है। आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिए। देवेंद्र यादव जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने पूरा फर्जीवाड़ा को देखा है कि भाई ये जो पूरे अगस्त महीने में जो दावा और आपत्ति चुनाव आयोग के सामने दिया गया, उसमें कैसे कैसे आपत्ति है, कितना फर्जीवाड़ा है। देख लीजिए कि कोई आदमी लिख के दे रहा है कि मेरा नाम कृपया काट दिया जाए क्योंकि मैं मर चुका हूं। अब समझ लीजिए, अब समझ लीजिए, ऐसा भी आवेदन जा रहा है कि कोई आदमी लिख के दे रहा है कि हुजूर मैं मर चुका हूं और इसलिए मेरा नाम मतदाता सूची से निकाल दिया जाए। हमने तो उल्टा देखा था, उल्टा देखा था कि इन्होंने 22 लाख लोगों का नाम काटा, ये लोग मर चुके हैं। और हमारे आरा के एक नौजवान मिंटू पासवान, वो उनका नाम जब हम लोगों ने देखा, हमने कहा कि चलो सुप्रीम कोर्ट तक चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाकर के उन्होंने कहा कि एसआईआर ने हमें मृत घोषित कर दिया, हमको मार दिया चुनाव आयोग ने, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। लेकिन ये उल्टा भी हो रहा है कि आप ही के नाम से
कोई फर्जी आवेदन जमा हो जाएगा कि हुजूर मैं डर चुका हूं, आप ही के नाम से चला जाएगा कि मेरा नाम हटा दिया जाए क्योंकि मैं विदेशी हूं, मैं विदेशी हूं, उससे मेरा नाम हटा दिया जाए। ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इसीलिए वो 30 सितंबर को क्या जो सूची आएगी किसी को कुछ नहीं मालूम, लड़ना पड़ेगा, एक एक वोट देखना पड़ेगा, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें भरोसा है आप लोग लड़ने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग लड़ लेंगे। लेकिन लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई। विकास की बात हम इसलिए कह रहे थे, ये स्थानीय विकास है, असली बात तो रोजगार है। और रोजगार की जगह पर क्या है, पूरे बिहार में भाजपा वाले क्या कहते हैं कि भाई हम कहां से करेंगे, कहां से करेंगे। हमारे नीतीश जी ने कहा कि भाई बिहार में तो कोई समुंदर नहीं है, तो बिहार में रोजगार के लिए समुंदर लाओ, कहां से लाएंगे, बिहार में हिमालय को कहां से बुला के लाएंगे, नहीं है। और ये कहते हैं कि भाई समुंदर और हिमालय कहां से आए। अरे रोजगार का वो सवाल नहीं। मैं मानता हूं कि झारखंड अलग हुआ इसीलिए बिहार में कोई धनबाद नहीं होगा, झारखंड अलग हो गया तो बिहार में कोई बोकारो नहीं होगा, धनबाद झारखंड अलग हुआ तो बिहार में कोई जमशेदपुर नहीं होगा। लेकिन बिहार में कल कारखाने तो हो सकते हैं, डालमिया नगर में तो रेलवे की फैक्ट्री तो लग सकती है, पूरे जितने कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं उसको तो जिंदा किया जा सकता है। अभी यात्रा में हम लोग उत्तर बिहार में थे, पूरे उत्तर बिहार में, पूर्वांचल में, सीमांचल में, कोसी के इलाके में मखाना और मक्के की लोग खेती कर रहे हैं। खेती यहाँ हो रही है और उसकी पैकेजिंग और उसकी प्रोसेसिंग कहाँ है, वो सब हरियाणा में और गुजरात में। ये काम तो यहाँ हो सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ये जो जमीन की बात हमारे साथियों ने उठाई और मुझे अच्छा लगा कि साथियों ने उसको देखा वीडियो। भूमि सुधार आयोग हमने नहीं बनाया, नीतीश जी ने बनाया था। आयोग ने कहा कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन है, सरकार के पास अगर इच्छा शक्ति हो तो एक एक भूमिहीन परिवार को एक एक एकड़ खेती की जमीन दी जा सकती है, रहने के लिए 40 डिसमिल जमीन दी जा सकती है। नीतीश जी ने नहीं किया, भाजपा वालों ने हल्ला कर दिया कि भाई यहाँ अगर भूमि सुधार होगा तो खून की नदी रह जाएगी, और नीतीश जी ने उस पूरे रिपोर्ट को फेंक दिया। और जब हमारे साथी उठाते हैं विधानसभा में, कहते हैं जमीन कहां से लाएंगे आसमान से, और आज 1050 एकड़ जमीन भागलपुर के पीरपैंती में कह रहे हैं इससे बड़ा रोजगार हो जाएगा। क्या रोजगार हो जाएगा? जिस समय पावर प्लांट बनेगा, पावर प्लांट के निर्माण के लिए कुछ दिन के लिए कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं भी कोई निर्माण का काम होता है कुछ दिन के लिए लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन उसके बाद उसी के बगल में तो कहलगांव में पावर प्लांट है, झारखंड में गोड्डा में चले जाइए उसी अदानी का पावर प्लांट है, कितने लोगों को रोजगार मिला। महंगी बिजली मिलती है, 6 रुपए होगी, 7 रुपए होगी, जब बिजली आएगी, और रोजगार के नाम पर ही करें। हमारे मोदी जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, मां के नाम पर एक पेड़ लगाओ, ये पूरे देश से कहते हैं। और उस पीरपैंती में 10 लाख पेड़ काट दिया जा रहा है अदानी के नाम। अदानी को जमीन मिलेगी। और उनको हमारे साथी कह रहे हैं कि एक कट्ठा, आपको ये लगता होगा कि उनको भाई कम पैसा लिया जा रहा है, एक कट्ठा का नहीं, वो पूरे 1050 एकड़ जमीन के लिए एक साल में अदानी को सिर्फ एक ही रुपया देना है। 1 रुपए में, 1 रुपए में आजकल कहीं कुछ नहीं मिलता है, 1 रुपए में कुछ भी नहीं, 1 रुपया चलेगा नहीं देश में। लेकिन 1 रुपए में अदानी को 1050 एकड़ जमीन मिल जाती है पीरपैंती में, 33 साल के लिए लीज, 33 साल। तो क्या करना चाहते हैं? पूरे बिहार को अदानी के हवाले कर देना चाहते हैं, पूरे बिहार को अंबानी के हवाले करना चाहते हैं, आपके रोजगार के लिए नहीं। क्योंकि आपके रोजगार के लिए अगर कुछ करना है, हम तो बार बार कहते हैं कि बिहार में कोई भी सरकार कह दे कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 हमारा जिम्मा है, हम करेंगे, तो बिहार में कितने स्कूल की जरूरत है, बिहार में कितने कॉलेज की जरूरत है, कितने टीचर की जरूरत है, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, कितने अस्पताल की जरूरत